सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। वेदांश वैदिक एस्ट्रोलॉजी फ्री ऑनलाइन क्लासेस चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरे इस चैनल पे उन सभी लोगों को शुरुआत से पूरी जानकारी मिलेगी जो ज्योतिष के बारे में सीखना चाहते हैं पर समय या पैसों के अभाव में कोई प्रोफेशनल कोर्स नहीं कर पाते। इस चैनल पे आपको वीडियो में प्रशिक्षण के साथ साथ नोट्स भी मिलेंगे जिन्हें आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं और वीडियो देखने के बाद उसका प्रिंट आउट निकाल कर रिविजन भी कर सकते हैं। हम ज्योतिष के बेसिक कोर्स से शुरुआत करेंगे और फिर एडवांस लेवल तक जाकर इसकी डीप नॉलेज गेन करेंगे, जिससे कि आप अपनी और दूसरों की कुंडली का विश्लेषण खुद कर पाएंगे। ज्योतिष एक रिसर्च का विषय है और बेसिक कोर्स करने के बाद आप एडवांस लेवल पर जाकर जितनी ज़्यादा रिसर्च करेंगे उतनी ज़्यादा एक्यूरेसी आपके फलित में देखने को मिलेगी। इसलिए आप मेरा हर वीडियो पूरा देखें व चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मेरा हर वीडियो अपलोड होते ही आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। मेरी वीडियो से आप नोट्स डाउनलोड करके अपना स्टडी मटेरियल भी तैयार कर सकते हैं जो हमेशा आपके काम आएगा। अगर आप सच्ची श्रद्धा और लगन से इस विद्या को सीखना चाहते हैं तो मेरा आप सभी से आग्रह है कि आप इस मंत्र का उच्चारण हर वीडियो में मेरे साथ करें। अपने दोनों हाथ जोड़ें और कहें ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। आज हम शुरुआत करेंगे जन्म कुंडली के फॉर्मेट को समझने से। आप सभी जो ज्योतिष में रुचि रखते हैं उन्होंने अपनी या किसी और की पत्री में इस तरह का एक स्ट्रक्चर देखा होगा। ये नॉर्थ इंडियन फॉर्मेट है कुंडली का। इस स्ट्रक्चर को 12 भागों में डिवाइड किया गया है। इन भागों को ही कुंडली के घर यानी कि हाउसेस कहा जाता है। जैसा कि हम जानते हैं कि टोटल 12 राशियां होती हैं, उसी तरह से कुंडली के 12 घर होते हैं। आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो कुंडली के पूरे फॉर्मेट को ही 12 भागों में डिवाइड किया गया है। 12 राशियां होती हैं, उसी के अकॉर्डिंग ये आपस में एक दूसरे से रिलेट करते हैं। अब इन राशियों का और हाउसेस का आपस में क्या लिंक है ये हम नेक्स्ट चैप्टर में सीखेंगे। इस चैप्टर में हम सीखेंगे इन 12 घरों का सिग्निफिकेंस, इनका क्या मीनिंग है, क्या इंपॉर्टेंस रखते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं, एक एक करके एक घर के बारे में समझते हैं। तो ये होता है हमारा कुंडली का फर्स्ट हाउस। फर्स्ट हाउस यानी कि लग्न, इसको हम लग्न या फिर असेंडेंट, इंग्लिश में असेंडेंट, हिंदी में लग्न, ये इस हाउस को हम बोलते हैं। ये फर्स्ट हाउस होता है जो कि हमारा स्वयं का है, मतलब ये हम स्वयं हैं। हमारा व्यक्तित्व, हमारा कैरेक्टर कैसा होगा, हम दिखने में कैसे होंगे, बॉडी बिल्ड, आउटलुक, हमारा आचार व्यवहार, ये सारी चीज़ें हम फर्स्ट हाउस से देखते हैं। तो इस फर्स्ट हाउस का स्ट्रॉन्ग होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हमारी कुंडली में, क्योंकि ये हमारा लग्न हम खुद हैं। तो कुंडली बनने वाले बाकी के जो हमारे योग हैं या बाकी के जो ग्रह हैं उनके हाउसेस से जो भी हमें रिजल्ट मिलने वाले हैं वो कितने हमको मिल पाएंगे या नहीं मिल पाएंगे, वो फर्स्ट हाउस के स्ट्रॉन्ग होने पे डिपेंड करता है। लग्न या लग्नेश, लग्नेश होता है इस फर्स्ट हाउस में जो राशि पड़ेगी उस राशि के स्वामी का। ये राशियाँ और इनका लिंक हाउसेस के साथ में ये हम नेक्स्ट चैप्टर में सीखेंगे। अभी के लिए हम जानते हैं कि ये कुंडली का सबसे पहला घर होता है। इसके साथ में हम नेक्स्ट आते हैं फोर्थ हाउस, सेवन्थ हाउस और 10th हाउस। आप सोचेंगे मैं सेकंड और थर्ड को क्यों नहीं ले रही हूँ, बट वो आपको भी समझ आएगा। मैं आपको पहले बताना चाहती हूँ कि हाउसेस कौन से अच्छे होते हैं और कौन से मीडियम होते हैं और कौन से हमारे लिए ख़राब होते हैं। जैसे कहते हैं कि जो भी अच्छे बुरे उतार चढ़ाव जीवन में आते हैं वो इन 12 हाउसेस पे ही डिपेंड करते हैं। इन्हीं से इनकी गणना की जाती है, इन्हीं से कुंडली चेक करके बताया जाता है इन हाउसेस से कि कौन सी चीज़ कब होगी, अच्छा या बुरा। तो अच्छे हाउसेस कौन से होते हैं, बुरे हाउसेस कौन से होते हैं, मीडियम हाउसेस कौन से होते हैं, पहले हम वो देखेंगे। तो इसलिए हमने देखा सबसे पहले ये आया फर्स्ट हाउस, फोर्थ हाउस, 7th हाउस और 10th हाउस। ये केंद्र में आ रहे हैं, सेंटर में है ये चारों घर। ये जो चारों घर हैं सेंटर वाले, इनको हम बोलते हैं केंद्र के घर। केंद्र के घर हमारी कुंडली के सबसे शुभ ग्रह माने जाते हैं, शुभ घर माने जाते हैं, सॉरी ग्रह नहीं, घर माने जाते हैं, जिनके हमको अच्छे प्रभाव मिलते हैं। इनमें भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ नेगेटिव भी होता है, ऐसा नहीं है कि ये सारी चीज़ें पॉजिटिव ही होंगी, बट आमतौर पे इन जनरल ये हमारी कुंडली के केंद्र के घर हैं और ये अच्छे घर माने जाते हैं। उसके साथ आता है हमारा कुंडली का, ये देखिए 1st to 5th
5th टू 9th और 9th टू 1st। ये एक ट्राइंगल बन रहा है, अगर आप देखेंगे इसको हम ट्राइन कहते हैं, विच इज़ लाइक 1st हाउस, 5th हाउस, 9th हाउस। ये है केंद्र के घर, सॉरी त्रिकोण के घर। ये है कोने का एक 5वां घर और ये है कोने का एक 9वां घर, और एक पहले घर से ये ट्राइंगल पे आते हैं ट्राइन में। इनको त्रिकोण के घर का कहा जाता है और ये भी हमारी कुंडली के लिए बहुत ऑस्पिशियस होते हैं। तो हमारी कुंडली के जो शुभ घर हैं वो शुभ घर हैं केंद्र के और त्रिकोण के। आमतौर पे ये घरों को हमेशा शुभ फल ही हमको मिलते हैं। बाकी ये डिपेंड करता है कि इन घरों में कौन से ग्रह बैठे हैं, कौन सी राशियाँ पड़ रही हैं, वो ग्रह शुभ हैं, अशुभ हैं, क्रूर हैं या सौम्य हैं, उस पर डिपेंड करता है। अभी के लिए हम इन हाउसेस की सिग्निफिकेंस को समझ रहे हैं कि ये अच्छे या बुरे कैसे घर होते हैं। उसके बाद आते हैं हमारा 2nd हाउस, 3rd हाउस और 11th हाउस। 2nd, 3rd और 11th हाउस जो होते हैं वो हमारे उपचय घर कहलाते हैं, जो उनकी मीडियम होते हैं, ऑर्डिनरी होते हैं, ना बहुत शुभ होते हैं ना अशुभ होते हैं। कुछ अच्छी पॉइंट्स इन पे जुड़े होते हैं, कुछ बुरे जुड़े होते हैं, वो हम डिटेल में बाद में सीखेंगे। अभी के लिए हम ये समझते हैं कि 2nd, 3rd और 11th हाउस जो है वो हमारे ऑर्डिनरी घर्स हैं और ऑर्डिनरी रिजल्ट देने वाले होते हैं। लास्ट में हमारे रह जाता है 6th हाउस, 8th हाउस और 12th हाउस। ये जो 3 घर हैं वो कुंडली के सबसे खराब घर माने जाते हैं। इन घरों से जुड़ी हुई काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि नेगेटिव होती हैं, इसलिए इनको त्रिक स्थान या दुष्ट स्थान भी कहा जाता है। 6th हाउस, 8th हाउस एंड 12th हाउस। हालांकि फिर अगेन इनसे भी जुड़े कुछ पॉजिटिव चीज़ें भी होती हैं जो कि हम डिटेल में बाद में सीखेंगे। तो हर घर का कुछ ना कुछ नेगेटिव और पॉजिटिव होता है, बट इन जनरल ये 3 घरों को सबसे बुरे घर माना जाता है। इनमें बैठने वाले घर या इनमें पड़ने वाली राशियाँ या इनमें बैठने वाले ग्रह जो होते हैं उनका नेगेटिव इम्पैक्ट हमको देखने को मिलता है, ख़ासतौर से अगर हमारे शुभ भावों के जो स्वामी हैं उनके स्वामी अगर इन घरों में बैठ जाए तो उनका हमारे को नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिलता है हमारी कुंडली में। ये है कुंडली का सबसे पहला घर। 1st हाउस से हम देखते हैं अपनी खुद की पर्सनालिटी को, हमारा बॉडी बिल्ड कैसा होगा, देखने में हम कैसे होंगे, हमारा एग्रेशन हमारे अंदर कितना होगा, कितने हम एम्बिशियस हैं, किसी काम को करने की कितनी क्षमता रख पाएंगे। ये सारी चीज़ें हमारी खुद की जो पर्सनालिटी है, जो हमारा आउटलुक है, वो सब हम इस 1st हाउस से देखते हैं। नेक्स्ट है 2nd हाउस। 2nd हाउस से हम देखते हैं अपनी सेविंग्स को, मतलब जो भी हम कमाते हैं, हमारा जो बैंक बैलेंस है, हमारी इनकम नहीं, हमारी सेविंग्स, जो भी हमारा बैंक बैलेंस है, जो कैश फ्लो है, कैश फ्लो को स्पेशली जो कि हम अपनी लिक्विडिटी रखते हैं अपने बैंक अकाउंट में, सेविंग्स, उसको 2nd हाउस से देखते हैं। हमारी फैमिली को देखते हैं इस हाउस से, और हमारी वाणी को, हमारी स्पीच की, हमारी लैंग्वेज कैसी होगी, वो इस हाउस से देखते हैं। साथ ही इसमें हम देखते हैं कि किस तरीके का खाना हमको पसंद होगा। कुछ लोगों को बहुत रिच और बहुत ही चूज़ी होते हैं अपने खाने को लेकर, बहुत ही रिच फूड पसंद है। कुछ लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो कैसा भी ऑर्डिनरी खाना हो या फिर बहुत सादा खाना खाते हैं। ये सारी चीज़ें हम 2nd हाउस से इवैल्यूएट कर सकते हैं। हालांकि ये कोई बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ नहीं है कुंडली इवैल्यूएट करने के लिए, बट समटाइम्स अगर हम किसी सेलिब्रिटी की या किसी कुक या फिर कोई ऐसे पर्सन की कुंडली एनालिसिस करते हैं जो कि कुकिंग इंडस्ट्री में है, फूड इंडस्ट्री में है, उसकी कुंडली में इस हाउस को हम चेक करने से काफ़ी चीज़ें रिलेट कर सकते हैं उनके प्रोफेशन के साथ में। नेक्स्ट है 3rd हाउस। 3rd हाउस से हम देखते हैं हमारे यंगर सिबलिंग्स, जो हमारे छोटे भाई बहन होते हैं, कितने छोटे भाई बहन होंगे, उनके साथ हमारे रिलेशंस कैसे रहेंगे। इसी हाउस से हम देखते हैं टेक्नोलॉजी को, इंटरनेट को, मीडिया को, कम्युनिकेशन को। फिर इससे देखा जाता है शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल को, जैसे कुछ लोगों की जॉब कहीं घर कहीं होता है और जॉब बहुत दूर होती है, रोज़ ट्रैवल करना पड़ता है उनको, 2 घंटे 2.5 घंटे आना जाने में टाइम लग जाता है, या किसी होम टाउन से रोज़ अप एंड डाउन करते हैं या वीकली अप एंड डाउन करना पड़ता है उनको अपने ऑफिस के लिए। तो ये जो शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल है वो यहाँ से देखते हैं। प्लस इससे हम देखते हैं, क्योंकि हमने जैसे डिस्कस किया था कि एक उपचय भाव है, कोई बहुत शुभ या बहुत ज़्यादा बेनिफिट देने वाला भाव नहीं होता है, तो इसलिए भी कि इस भाव में ना हार्ड वर्क को देखा जाता है। अब हार्ड वर्क दोनों तरीके से सकते हैं, इसका पॉजिटिव एस्पेक्ट भी हो सकता है, इसका नेगेटिव भी हो सकता है। कभी किसी किसी को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है किसी चीज़ को अचीव करने के लिए, सक्सेस पाने को, और कुछ लोगों को बहुत कम मेहनत करके भी सक्सेस मिल जाती है। तो वो सारी चीज़ें जो हैं 3rd हाउस से देखी जाती हैं। 3rd हाउस जो है मेहनत का है, भाग दौड़ का है,
और डिस्टेंस, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल का। नेक्स्ट है हमारा फोर्थ हाउस। फोर्थ हाउस से हम देखते हैं अपनी मदर को, हमारी मदर का हमारे को कितना साथ रहेगा, कितना अफेक्शन हमारा उनके साथ में रहेगा, कैसे रिलेशन रहेंगे, उनकी हेल्थ के बारे में, उनके बारे में कुछ जानकारी हमको फोर्थ हाउस से मिल सकती है। प्लस इसी हाउस से हम देखते हैं हैप्पीनेस को। हैप्पीनेस मतलब जीवन में कितनी कंटेंटमेंट आपको मिलेगी, कितनी आपको संतुष्टि मिलेगी, खुशियाँ मिलेंगी। कुछ लोगों के पास में पैसा बहुत होता है लेकिन फिर भी वो खुश नहीं है, किसी के पास में ठीक है अपने गुजारे लायक पैसा है और वो उसमें खुशियाँ बहुत हैं। अगर आप देखेंगे अपने पर्सनल लाइफ में वो इंसान खुश रहता है, तो वो खुशियाँ, हैप्पीनेस, कंटेंटमेंट ऑफ लाइफ वो यहाँ से देखी जाती है। इसी घर से हम देखते हैं गाड़ी, जो हमारे पास व्हीकल्स होंगे, कितनी गाड़ियाँ होंगी, बंगला, अपनी प्रॉपर्टी, मकान, जायदाद, वो सारी चीज़ें फोर्थ हाउस से देखी जाती कि कितनी होंगी, कब बनेगी, कैसा होगा, ये सारी चीज़ें हम फोर्थ हाउस से देखते हैं। नेक्स्ट आता है फिफ्थ हाउस। फिफ्थ हाउस से हम देखते हैं अपनी संतान को, किसी इंसान की कितनी संतानें होंगी, कैसी होंगी, कब होंगी। इसी हाउस से हम देखते हैं अपनी फॉर्मल एजुकेशन को, जो हमारी फर्स्ट एजुकेशन होती है, नॉट प्रोफेशनल, जो हमारी प्राइमरी एजुकेशन है, जो कि हम प्रोफेशनल एजुकेशन से पहले कंप्लीट करते हैं, फॉर्मल एजुकेशन, वो हम फिफ्थ हाउस से देखते हैं। इसी हाउस को हम नॉलेज से भी जोड़कर देखते हैं और विजडम से जोड़कर देखते हैं। लॉटरी और शेयर मार्केट को भी इसी हाउस से देखा जाता है। किन लोगों की कुंडली में ये फिफ्थ हाउस स्ट्रॉन्ग और पॉजिटिव होता है, उन पर पॉजिटिव इन्फ्लुएंस होता है ग्रहों का, उनको लॉटरी में, शेयर मार्केट में काफ़ी सक्सेस मिलती है। तो वो चीज़ें भी हम फिफ्थ हाउस से देखते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा सिक्स हाउस। सिक्स हाउस जैसे कि हमने कहा कि ये दुष्ट स्थान होता है, तो इस हाउस को दुष्ट स्थान इसलिए बोलते हैं इस हाउस को क्योंकि ये ऋण, रोग, दुर्घटना, कर्जा, इन सारी चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। वो सब चीज़ें इससे देखी जाती है। मुकदमा चल रहा है, कोर्ट केस चल रहा है, आप जीतेंगे या हारेंगे, या कोई कोर्ट केस आपकी लाइफ में आएगा, ऋण लेना पड़ेगा, या किसी भी तरीके की दुर्घटना, ये सब चीज़ इससे देखी जाती है। बट वही जैसे कि हमने डिस्कस किया कि हर नेगेटिव हाउस के साथ में कुछ पॉजिटिव चीज़ें भी जुड़ी होती हैं। तो इस हाउस से हम कंपटीशन को भी देखते हैं, जॉब को भी देखते हैं कि आप जॉब में रहेंगे तो आपकी जॉब कैसी होगी। अगर आप किसी सिविल सर्विसेज या किसी भी तरीके के कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उसमें आपको सक्सेस मिलेगी या नहीं मिलेगी, किस तरीके के आप कंपटीशन में जाएंगे, आपको किस तरह से उसको अप्रोच करना चाहिए, वो हम सिक्स हाउस से देखते हैं। तो इससे जुड़ी हुई कुछ पॉजिटिव चीज़ें भी है, बट आमतौर पर इसको दुष्ट स्थान के तौर पे देखा जाता है क्योंकि ये ऋण, रोग, दुर्घटना, कर्जा, मुकदमा, इन सब चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट है हमारा सेवेंथ हाउस। सेवेंथ हाउस रिप्रेजेंट करता है हमारे स्पाउस को, पति के लिए पत्नी और पत्नी के लिए पति। अगर ये एक लड़की की कुंडली है तो उसके लिए सेवेंथ हाउस उसकी पत्नी का हुआ। अगर ये लड़की की कुंडली है तो फर्स्ट हाउस उस लड़की का खुद का हुआ, जो उसकी खुद की पर्सनैलिटी के बारे में बताएगा, और सेवेंथ हाउस उस लड़की का हस्बैंड के बारे में बताएगा। तो ये स्पाउस का घर होता है। यहाँ से हम स्पाउस के बारे में देखेंगे, शादी कब होगी, किससे होगी, किस तरीके का पर्सनालिटी होगी और कैसा रिलेशन रहेगा स्पाउस के साथ में, ये सारी चीज़ें उससे जोड़कर देखी जाती हैं। इसी हाउस से हम पार्टनरशिप को भी देखते हैं, बिज़नेस पार्टनरशिप, कि अगर कोई जॉब में ना होके बिज़नेस करते हैं, अपना खुद का काम करते हैं, तो बिज़नेस पार्टनरशिप कैसी रहेगी, कि उनको इंडिविजुअल अपना काम करना चाहिए या फिर किसी के साथ पार्टनरशिप में करना चाहिए। कुछ लोगों को पार्टनरशिप में धोखा भी मिल जाता है। तो वो सारी चीज़ें सेवन्थ हाउस से देखी जाती हैं कि सेवन्थ हाउस सपोर्ट कर रहा है पार्टनरशिप को या नहीं कर रहा है। इसी हाउस से हम डेली इनकम को भी देखते हैं, क्योंकि ये बिज़नेस का घर है, तो ऑफ कोर्स बिज़नेस ही एक ऐसी मीडियम है जहाँ पे कि डेली की इनकम होती है। जैसे शॉपकीपर्स हैं या कोई भी ऐसा काम हम करते हैं जिसमें बाइंग एंड सेलिंग का काम है, तो उसमें रोज़ की इनकम होती है। तो डेली इनकम जो है वो हम सेवन्थ हाउस से देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा एट्थ हाउस। एट्थ हाउस अगेन दुष्ट स्थान है, जिसको हमने कहा कि अच्छा नहीं माना जाता। इसलिए नहीं माना जाता क्योंकि इस घर से हम स्ट्रगल्स, ऑब्स्टेकल्स, डीप सफरिंग्स, मृत्यु तुल्य कष्ट, जो ये सारी चीज़ें लोग किसी के इंसान के जीवन में आती हैं, वो एट्थ हाउस के थ्रू आती हैं। तो जब एट्थ हाउस एक्टिवेट होता है या एट्थ हाउस बहुत स्ट्रॉन्ग होता है किसी की कुंडली में, और जिस पे इम्पैक्ट नहीं होता है पॉजिटिव ग्रहों का, पॉजिटिव ग्रह भी यहाँ आके पीड़ित हो जाते हैं, तो ये एट्थ हाउस, उसके रिजल्ट जो हैं वो बहुत कष्टकारी होते हैं। यहीं से हमारी एज और लॉन्गेटिविटी को भी देखा जाता है, कितने ऑब्स्टेकल्स आएंगे किसी काम को करने में। कुछ लोगों की लाइफ में होता है कि कुछ भी काम करने जाते हैं हमेशा रोड़े आते हैं, कभी काम सीधे तरीके से नहीं बनता, कई बार ये प्रयास करने पड़ते हैं, कुछ ना कुछ बीच में अड़चन आ जाती है। वो एट्थ हाउस की
इन्वॉल्वमेंट की वजह से आती है। तो इस हाउस में ऑब्वियसली काफ़ी सारी बुरी चीज़ें जुड़ी हुई हैं, बट वहीं जैसे कि हमने कहा कि कुछ अच्छी चीज़ें भी होते हैं। तो इस 8th हाउस से हम ऑकल्ट साइंस को भी देखते हैं। जैसे जो लोग ऑकल्ट साइंस में बिलीव करते हैं या फिर ज्योतिषी होते हैं, एस्ट्रोलॉजी में रहते हैं, उन लोगों के लिए भी 8th हाउस कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होता है उनकी कुंडली में। प्लस जैसे कि ये सीक्रेट चीज़ों का भी एक हाउस है जिसमें सीक्रेसी भी देखी जाती है। तो कुछ लोग जो कि डिफेंस में, सिविल सर्विसेज में है, जो सीबीआई में होते हैं, या फिर सर्जरी के डिपार्टमेंट, तो पोस्टमार्टम डिपार्टमेंट में जो डॉक्टर्स होते हैं, जहाँ आपकी या रिसर्चर्स होते हैं, साइंटिस्ट होते हैं जो कि रिसर्च करते हैं ये रहस्य का, सीक्रेट चीज़ों का, जो कि चीज़ें दिखती नहीं हैं, किसी को पता नहीं होती है, उन चीज़ों का भी ये हाउस है। तो रिसर्चर्स जो होते हैं, हमारे साइंटिस्ट होते हैं, पोस्टमार्टम डिपार्टमेंट में जो हमारे सर्जन्स होते हैं, या पोस्टमार्टम डिपार्टमेंट में काम करने वाले और भी कोई एम्प्लॉय, जिनकी कुंडली में अगर आप देखेंगे तो 8th हाउस कहीं ना कहीं इन्वॉल्व दिखेगा। उसकी वजह से ही वो उस लाइन में, उस प्रोफेशन में जाते हैं। या सीबीआई वाले हैं, वो हमेशा उनकी आइडेंटिटी हमेशा छुपी होती है, उनके घर वालों को भी नहीं पता होता है कि वो सीबीआई में है। तो वहाँ भी कहीं ना कहीं 8th हाउस की इन्वॉल्वमेंट होती है ऐसे लोगों की कुंडली में। तो वही 8th हाउस की एक दुष्ट स्थान है, बुरे प्रभाव ज़्यादा होते हैं, बट कहीं ना कहीं अगर आपकी कर्म अच्छे हैं तो वो 8th हाउस भी लोगों को अच्छा रिजल्ट दे जाता है। नेक्स्ट है हमारा 9th हाउस। 9th हाउस है हमारा भाग्य का। भाग्य, जैसे कि मैंने कहा कि 8th हाउस भी कभी कभी अच्छे रिजल्ट दे जाता है। वो इस वजह से कि आपका भाग्य कैसे है, आपका भाग्य स्थान क्या कहता है। और भाग्य कैसे बनता है हमारा, ये सभी जानते हैं कि भाग्य बनता है हमारे कर्म से। तो जो भी कर्म हमने पिछले जन्म में संचित किए हैं और इस जन्म में भी कर रहे हैं, उन्हीं से हमारे भाग्य का निर्माण होता है। और उस भाग्य की वजह से ही हमें जो ग्रहों के और इन कुंडलियों के, उन घरों के जो भी हमें प्रभाव देखने को मिलते हैं, वो उसी की वजह से मिलते हैं। उसी की वजह से कुंडली में डिफरेंट डिफरेंट प्लेसमेंट्स होती हैं ग्रहों की, और दशाएं बढ़ती हैं, और उसी के अकॉर्डिंग हमारी लाइफ आगे चलती है। तो 9th हाउस से हम भाग्य को देखते हैं, धर्म को देखते हैं कि हाँ, कोई कितना रिलीजियस होगा, धर्म को मानने वाला होगा, नहीं होगा। हम इससे फॉरेन ट्रैवल्स को देखते हैं, फॉरेन में कितना फ्रीक्वेंटली आना जाना रहेगा, कितने विजिट्स रहेंगे, कब जाना होगा। हायर एजुकेशन को भी हम 9th हाउस से देखते हैं। जो एक फॉर्मल एजुकेशन जो हम 5th हाउस से देखते हैं, उसके बाद उसकी जो नेक्स्ट हमने एजुकेशन है, जो उसमें कि हम हायर एजुकेशन में जाते हैं, प्रोफेशनल कोर्सेज करते हैं, उसको 9th हाउस से एवेलुएट करते हैं। फिर आता है 10th हाउस। 10th हाउस कहलाता है हमारा कर्म स्थान। अच्छा, मैं एक बात बताना भूली, 9th हाउस हमारे पूर्वजों का भी है, फोर फादर्स का। तो वही कि हमारा भाग्य भी कहीं ना कहीं वहीं से आ रहा है, जो हमारे पितरों का है, पितरों के थ्रू चला आ रहा है, वो पीढ़ियों दर पीढ़ी आगे बढ़ता है। तो ये हम पितृ स्थान भी इसको मानते हैं। पिता का स्थान हम 10th हाउस को मानते हैं। कुछ जोशी हैं जो कि 9th हाउस को भी पिता का स्थान मानते हैं, बट मेरा मानना ये है कि जैसे कि 1st हाउस से 7th हाउस, ये अपने घर से 7वां घर जो है वो स्पाउस का होता है। तो क्योंकि 4th हाउस मदर का होता है, तो उसका 7वां घर पिता का होना चाहिए, और ये पिता का स्थान माना जाता है 10th हाउस। तो अपने पिता के लिए हम यहाँ से देखते हैं कि पिता के साथ हमारा कैसा रिलेशन रहेगा, कितने हमें उनका सपोर्ट मिलेगा, कितना सुख मिलेगा, वो चीज़ें हम पिता के इस 10th हाउस से देखते हैं। इसी 10th हाउस से हम देखते हैं कि हम क्या कर्म करेंगे। ये कर्म स्थान है, किस कर्म को कर कर हम अपना जीवन यापन करेंगे, हमारा रोज़गार होगा, किस लाइन में जाएंगे, कैसे ऐसे कर्म करेंगे, अच्छे करेंगे, उनका क्या बेनिफिट हमको मिलेगा, किस तरीके की डायरेक्शन में हम जाएंगे। ये सारी चीज़ों को हम 10th हाउस से देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा 11th हाउस। तो 11th हाउस है हमारा इनकम का। तो जो भी कर्म हम 10th हाउस में कर रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, उससे हमको कितना बेनिफिट मिलेगा, क्या लाभ मिलेगा, क्या इनकम हमारी आएगी, इस 10th हाउस में कर्म करके जो भी आने वाली इनकम है उसको हम 11th हाउस से देखेंगे कि हमको कितनी प्रॉफिट होगा या कितनी इनकम होगी। तो 2nd हाउस है सेविंग का, और 11th हाउस है इनकम का। ये लाभ भाव भी इसको कहते हैं। तो लाभ जो होगा हमारे कर्म का, वो हमें 11th हाउस से देखना है, और जो हम अर्न करने के बाद हम कितना सेव कर पाएंगे, वो हमको 2nd हाउस से देखना है। तो 11th हाउस वैसे तो उपचय हाउस माना जाता है, बहुत अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन फिर भी इसको हम लक्ष्मी स्थान कहते हैं, क्योंकि यहाँ से इनकम को देखा जाता है, लाभ को देखा जाता है। और ये ही जो हाउस है वो विश फुलफिलमेंट का भी, अपने डिज़ायर्स फुलफिलमेंट का है, कि आपकी जीवन में आप जो इच्छाएं रखते हैं,
जो आप चाहते हैं करना वो कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, इच्छा पूर्ति होगी या नहीं होगी, वो भी हम 11th हाउस से ही देखते हैं। तो 11th हाउस में ये सारी पॉजिटिव चीज़ें जुड़ी हैं। इससे जुड़ी एक नेगेटिव चीज़ भी है जिसकी वजह से इसको उपचय हाउस माना जाता है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं माना जाता। वो ये कि इस हाउस के एक्टिव होने से छोटी मोटी बीमारियां भी जुड़ जाती हैं। तो ये 11th हाउस में छोटी मोटी बीमारी अगर किसी को हमेशा रहती हैं या 11th हाउस एक्टिव हो जाता है तो छोटी मोटी बीमारियां इंसान को लग जाती हैं, जिसकी वजह से इसको बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं मानते। नेक्स्ट है हमारा लास्ट हाउस जो है 12th हाउस। 12th हाउस अगेन दुष्ट स्थान है। दुष्ट स्थान इसलिए क्योंकि इस हाउस में भी जेल, कोर्ट कचहरी की धक्के खाना, फॉरेन सेटलमेंट यहाँ से देखते हैं। हालांकि अभी फॉरेन सेटलमेंट को बुरा नहीं माना जाता, बट पुराने टाइम में किसी का विदेश चले जाने का मतलब था कि वो देश निकाला हो गया, उससे कोई कांटेक्ट नहीं रहता था, तो इसलिए फॉरेन सेटलमेंट को बहुत अच्छा नहीं मानते थे। तो यहाँ से हम देखते हैं कि अगर कोई कोर्ट केसेस में जेल चला गया, कोर्ट केस यहाँ से हुआ लेकिन उसका जो रिज़ल्ट है जेल जाना पड़ा या हॉस्पिटलाइजेशन हो गई, वो सारी चीज़ें, हॉस्पिटलाइजेशन, जेल, ये यहाँ से देखा जाता है। फॉरेन सेटलमेंट भी यहाँ से देखा जाता है। अब वही केस से जुड़ी पॉजिटिव चीज़ें हैं। फॉरेन सेटलमेंट को आज की डेट में कोई बुरा चीज़ नहीं मानी जाती। तो किसी को अगर फॉरेन में सेटल होना है तो ये 12th हाउस से एवेलुएट किया जाएगा कि कब होगा, कैसे होगा, किस डायरेक्शन में होगा फॉरेन सेटलमेंट, वो इस हाउस से देखा जाता है। अगर किसी की भाग्य स्थान अच्छा है, ग्रहों की स्थिति अच्छी है, तो 12th हाउस के अच्छे रिजल्ट भी हैं कि ज़रूरी नहीं है कि इंसान हॉस्पिटलाइज्ड हो जाए। हो सकता है वो हॉस्पिटल में काम करना शुरू कर दे, उसका रोज़ का एक कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा हॉस्पिटल के साथ में। हो सकता है वो जेल ना जाकर, अपराधी ना बनकर, जेल के अंदर कोई काम करने वाला एम्प्लॉय बन सकता है, तो उसका एक नाता जेल से जुड़ जाता है। उसी कुंडली में 12th हाउस का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, एक्टिव है वो या स्ट्रॉन्ग है, लेकिन भाग्य अच्छा है, कर्म अच्छे हैं, तो उस वजह से क्या हो रहा है, 12th हाउस एक्टिव तो है लेकिन उसके बुरे रिजल्ट ना मिल के उसके एक सामान्य रिजल्ट मिल रहे हैं कि उसका नाता उस 12th हाउस के जुड़े हुए जो तत्व हैं उनसे जुड़ चुका है। तो अब हमारे चारे हाउसेस, जितने भी हमारे 12 हाउस हैं, उनके बारे में मैंने आपको बताया कि ये क्या क्या सिग्निफाई करते हैं। आप इस वीडियो को देखने के बाद में या इसको देखने से पहले भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया है जिसमें कि ये पूरा चैप्टर का डिटेल दी हुई है, और इसके नीचे इसके डिस्क्रिप्शंस रिटन में दिए हुए हैं जिसको कि आप रीड कर सकते हैं। रीड करने के बाद फिर से ये वीडियो देख सकते हैं या साथ साथ इसको सामने रखकर आप वीडियो को वॉच कर सकते हैं, जिससे कि आपको और क्लैरिटी होगी। हो सकता है पहली बारी में आपको इस चीज़ें समझ ना आए या थोड़ा कन्फ्यूजन रह जाए। आप एक दो बारी इसको देखिए, कंटेंट को दोबारा रिवाइज़ कीजिए प्रिंट आउट निकाल कर। जब आप रिवीजन करेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, और हो सकता है क्लियर हो गई लेकिन एकदम से याद नहीं होंगी कि फर्स्ट हाउस से क्या देखना है, फोर्थ हाउस से क्या देखना है। तो मेरा सजेशन है कि आप इनका रिवीजन करें और इस चीज़ को मेमोराइज़ करें कि किस हाउस से क्या देखा जाता है, वो क्या सिग्निफाई करते हैं, क्योंकि ये चीज़ें जब आपको मेमोरी में फिट हो जाएंगी तब आप आगे जाके और चीज़ों को समझ पाएंगे और कुंडली को एनालिसिस कर पाएंगे ईजीली। तो मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये चैप्टर समझ में आया होगा और आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये अच्छा लगा है, आपको इंटरेस्टिंग लगा है, आपको लगता है कि ये बेनिफिट हो सकता है आपके लिए आगे और आप प्रॉपरली कोर्स करके एक एस्ट्रोलॉजर बन सकते हैं, या एटलीस्ट अपनी और अपनी फैमिली, अपने रिलेटिव्स की कुंडली को खुद एवेलुएट कर सकते हैं, किसी कन्फ्यूजन से बच सकते हैं, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर करें, ताकि जो लोग आपकी तरह इस विद्या को सीखना चाहते हैं उन लोगों तक ये पहुंच सके और वो भी उसका बेनिफिट उठा सके। तो चलिए अभी इस चैप्टर को ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे 12 राशियों के बारे में। तब तक के लिए आप इसको रिवीजन कीजिए और जैसा कि मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।